नमस्कार। चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां एलजी के अधिकारों की कमान दिल्ली सरकार के हाथों में आ गई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से ही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा फैसला दिया है। अब भी शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। क्या कहा उन्होंने, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। चौथी और आखिरी बड़ी खबर राजस्थान के अजमेर जिले से है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम जनसंघर्ष यात्रा लेकर निकले हैं। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। पहली खबर में हम बात करेंगे कि दिल्ली का असली बॉस कौन। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। आपको बता दें कि जहां दिल्ली को लेकर के कई बार बातें आती रहती थी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। एलजी बनाम दिल्ली सरकार वाले इस मामले में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह की संविधान पीठ ने कहा कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर अधिकार दिल्ली सरकार का है। कोर्ट का यह फैसला दिल्ली सरकार की बड़ी जीत मानी जा रहा है। इस फैसले से सीएम अरविंद केजरीवाल और मजबूत हो गए हैं। CJI DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम जस्टिस अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमत नहीं हैं, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर से ऊपर के अफसरों पर कोई अधिकार नहीं है। भले ही NCTD पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन इसके पास भी ऐसे अधिकार हैं कि वह कानून बना सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एक्ट में संशोधन किया था, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार भी दे दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी को थोड़ी सी और मजबूती मिली है और मुख्यमंत्री थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। एलजी के अधिकारों पर अब कटौती की गई है, क्योंकि पहले जो संशोधन किया गया था कानून में, उस संशोधन के बाद में ये याचिका लगाई गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए अब यह स्थिति स्पष्ट हो गई है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के अधिकारियों का प्रमोशन और स्थानांतरण कर सकेंगे। ज़्यादा विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी। दिनेश सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ आवर में। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, चूंकि यह न्यायिक प्रक्रिया है, याचिका लगाई गई थी और याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुना दिया है। एलजी के अधिकारों की कटौती कर दी गई है और 2019 का जो फैसला था उस पर उन्होंने कहा कि हम उससे सहमत नहीं हैं। अब अरविंद केजरीवाल और मजबूत हो गए हैं और कई मामलों में, हालांकि हमने चर्चा भी की है कि एलजी के बीच और मुख्यमंत्री के बीच जो टकराव की स्थिति बनती थी, उससे जनता के कई काम कई बार रुक भी जाते थे। अब आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल कितने मजबूत हुए हैं, और एलजी के यदि अधिकारों में कटौती हुई है तो आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए सूरज, ये दोनों विषय बिल्कुल अलग हैं और ये जी किसी के कमजोर या किसी के मजबूत होने की बातचीत नहीं है। जी मेन बातचीत देखिए ऐसा है कि जैसे पहले किसी न किसी बात को लेकर टकराव, जैसे अभी फिलहाल कुछ समय पहले था कि बजट को लेकर के, जैसे बजट का अरविंद केजरीवाल थे जी तो इन्होंने बजट की जो कॉपी, मतलब जो प्रस्ताव था वो भेजने की, जैसे जो एलजी साहब हैं इनके जी पास में भेजना होता है क्योंकि दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर वो है, जी तो उनके पास भेजना होता है अप्रूवल के लिए। तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, तय प्रक्रिया होती है। तो इन्होंने एक लेट भेजा, उसको लेट भेजने के बाद फिर आरोप लगा दिया कि भाई हमारे बजट को जो है रोक दिया गया है। हाँ तो इस तरह के टकराव को रोकने के लिए और फार रीचिंग इफेक्ट्स के लिए चीफ जी जस्टिस ऑफ इंडिया जी चंद्रचूड़ जी और 5 जजों की जो बेंच है, उन्होंने यूनानिमस तरीके से एक चीज पे किया कि भाई जी दोनों के, मतलब कि जिससे ठीक ठाक को टकराव वगैरह और इस तरह की स्थिति ना बने, वो हम्म, सरकार ठीक से चल सके। जी इसके लिए दोनों के जो है वो अधिकार क्षेत्र है वो डिफाइन कर दिए गए हैं। जी ये मेन चीज है। हाँ तो इसमें किसी का कोई, मतलब कि क्लिप करने का या कट करने का ऐसा कोई कुछ भी नहीं, बातें नहीं है। जैसे कि जी बिल्कुल डिफाइन कर दिया कि जिससे कि कल को हाँ किसी प्रकार की कोई चीजों में कोई, जैसे कि असहमति की चीजें बने जी तो भी तरीके से कम सॉर्ट आउट हो सके। हम्म तो उन्होंने ये बताया कि जैसे कि जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं उनके अधिकार जो है इनके पास रहे हैं। और दूसरा क्या है कि GNCT जो है, मतलब है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है, तो इसमें काफी देखिए ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी मतलब वो रहता है। तो उस वजह से डायरेक्टली पूरे तरीके से दिल्ली सरकार के अंडर ये चीज नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में बहुत सारी चीजें हैं। जी तो इसलिए करके उन्होंने क्या डिफाइन ये किया कि अपनी जो चीजें हैं जो विधानसभा के क्षेत्र में जाती हैं, हाँ विधानसभा के उसमें कानून के दायरे में जो चीजें आती हैं, उन पर एलजी साहब का कोई अधिकार नहीं रहेगा, वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। हम्म और एलजी साहब के पास जैसे कि मान लो कि जैसे यूनियन गवर्नमेंट है, जी तो वो जैसे उनके कहने पे एक तरह से एलजी साहब आगे फैसले लेते हैं। जी तो क्या लॉ एंड ऑर्डर होगी, दिल्ली पुलिस होगी और लैंड हो गई, ये 3 चीजें जो है ये एलजी साहब की बताएंगे। इनका सारा अधिकार क्षेत्र एलजी साहब का चलेगा। हाँ और बाकी जो चीजें हैं उनपे जो अरविंद केजरीवाल सीएम है या और कोई सरकार आगे जाती है तो हाँ उनका असर रहेगा।
और वो उस पर सारे फैसले पे ले पाएंगे। ये चीज है बिल्कुल, जी। आपने सही कहा कि ये चीज़ें अब डिफाइन कर दी गई हैं कि भाई किसके पास क्या क्या है, और अब टकराव की स्थिति नहीं बनी, क्योंकि जैसे कि कुछ दिन पहले भी हमने चर्चा की थी एक विषय पर कि जहां फ्री बिजली देने की बात को थी, फाइल भिजवा दी गई थी एलजी के पास, वहां से हस्ताक्षर होकर नहीं हो पाई थी, तो अब ये चीज़ें नहीं जी हो पाएंगी और हाँ हाँ। जनता से जुड़ी चीज़ें सीधे जिनको फैसला लेना है वो सीधे फैसला ले पाएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ और आ रही कि जैसा आपने बताया कि पुलिस का जो है वो उस पर पुलिस पर कमांड एलजी की रहेगी। मुख्यमंत्री एक बात और आई कि अब जी जो भी राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, वो विधानसभा में किसी तरह का कानून पारित नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसके बाद में हौसले बुलंद हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल के, आम आदमी पार्टी के, तो वो एक कोई और याचिका इस तरह की लेकर के कि विधानसभा में हमें और अधिकार दिए जाएं, इस तरह की याचिका भी लगा सकते हैं अपने आप को और मजबूत करने के लिए? देखिए सूरज जी, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, जी। रिपब्लिक कंट्री है, तो उसमें देखिए हर किसी के पास अधिकार है कोर्ट को अप्रोच करने का, हाई जी। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जी। वो जाने को स्वतंत्र है। लेकिन आगे देखे थे कि उसमें जो लर्नेड जो जजेस हैं, मतलब है कि इंटेलेक्चुअल्स हैं, सब सब वो जी। सबकी जानकारी रखते हैं। जी। तो जैसे इस फैसले में इन्होंने बिल्कुल डिफाइन किया भी, जिससे किसी भी तरह की टाल मटोल या और तरह की चीजें ना आ सके, और दूसरे के साथ जैसे कि पहले एलजी साहब के सर पर डाली जाती थी चीजें, हाँ। वो सब चीजें ना हो। तो इसको बिल्कुल टकराव की स्थिति अब पैदा होने के लिए कोई मतलब है कि स्कोप ही नहीं बचा कुछ से। जी। और आगे इनको कुछ अगर लगता है तो देखिए हमारे देश में हर तरह की संस्थाएं हैं, हाँ। हर तरह की चीजें हैं जो कि मतलब ये अलग अलग एजेंसीज हैं, जी। और लॉ इन्फोर्समेंट करने के लिए जो चीजें हैं, तो उसमें अगर इनको लगता है कि ठीक है कि संविधान के दायरे में रह के कुछ और उनके पास कोई कमी है, तो अप्रोच कर सकते हैं आगे। अगर कोर्ट को लगेगा हाँ। तो उस तरीके से आगे उनको अधिकार दिए जाएंगे, और नहीं अगर लगेगा तो जैसे कि क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट का जी। पूरा पूरा जैसे यहाँ पर जो ऑफिस है और सब कुछ दिल्ली में है, जी। तो इसलिए पूरे तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट को देखिए पूरे अधिकार नहीं दिए जाते। बहुत सारी तरह की लॉ जी। एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी होते हैं। जी। जैसे कल को कोई भी चीज, जैसे कि विदेश के कोई लोग आए हुए हैं हाँ। और उनके सामने बाई चांस ये कोई टकराव की स्थिति बने, तो वो एक बहुत बड़ा हादसास्पद करके जी। कुछ चीजें बन जाएगी ऐसे। जी बिल्कुल, जी सूरज जी। सही कहा। आप हमारे साथ बने रहे, हम एक खबर पर और आपसे चर्चा करेंगे। और जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें चीज़ें स्थायित कर दी गई हैं, उनको डिफाइन कर दिया गया, क्योंकि पहले जो टकराव की स्थिति बनती थी कई बार, चाहे जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर हो, या सियासी मुद्दों को लेकर के हो, या डेमोक्रेसी के मुद्दों को लेकर के हो, तो ये चीज़ें जब आती थी या फिर वहाँ जब ब्यूरोक्रेसी की बात आती थी, तो अब स्थायी हल निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और दोनों के अधिकार अपने अपने क्षेत्राधिकार बांट दिए हैं कि अब उनके क्षेत्राधिकार में उनका हस्तक्षेप नहीं रहेगा, उनके क्षेत्राधिकार में उनका हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इस तरह से जो बड़ा विवाद एक था जिसकी हमेशा चर्चा होती थी, उस विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया। एक और खबर, हाँ, अगली दूसरी खबर पर हम बढ़ते हैं, जहां साल भर पहले हुए सियासी उठापटक पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। यह खबर भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, और फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन उनकी ये जीत उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की वजह से हुई है। कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं किया है, खुद ही इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अदालत इस्तीफा रद्द नहीं कर सकती है, हम पुरानी सरकार बहाल नहीं कर सकते हैं। फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं गद्दार लोगों के साथ सरकार कैसे चलाता। शिंदे सरकार में नैतिकता नहीं है, नहीं तो आज तो वो इस्तीफा दे देती। इस पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ने नैतिकता नहीं बल्कि हार की डर के चलते इस्तीफा दिया था। मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए थे। सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला जो महाराष्ट्र से संबंधित है, जहां महाराष्ट्र की सरकार को लेकर के बात आई है। हालांकि ये जो बताया जा रहा है कि ये फैसला शिंदे की जीत नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो बात कही है कि यदि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो सरकार बहाल हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट सरकार बहाली नहीं कर सकता है। इस खबर के विश्लेषण के लिए, इस फैसले के विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी। दिनेश सिंह जी, जो बात आ रही है, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ, ये खबर भी कि यदि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो सरकार बहाल हो सकती थी। अब वो कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर शिंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो टकराव है, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये टकराव इससे और बढ़ सकता है क्या? धन्यवाद सूरज जी। जी। देखिए ऐसे कि टकराव की स्थिति बोले कुछ भी बोले, लेकिन ये कि मैं इसको बोलूंगा राजनीतिक तरीके से इनकी दूरदर्शिता जो थी, जी। वो उसका शायद ध्यान नहीं रखा उद्धव ठाकरे जी ने। जी। क्योंकि उस वक्त अगर सोचते समझते और ठीक तरीके से अगर अपने जो सलाहकार इनके हैं तो उनसे अगर सलाह लेकर काम करते, तो वो शायद इनको कभी सलाह ना देते इस्तीफा देने की। हाँ। क्योंकि देखिए सबसे पहले राजनीति में देखिए हमेशा लड़के भिड़के और अड़के ही सब चीजें करनी पड़ती हैं अपने तरीके से। कोई जी। जैसे कुर्सी के लिए पहले उन्होंने चुनाव लड़ा, जी। चुनाव लड़कर के बाद में उसके बाद में कुर्सी पे काबिज हुए। जी। कुर्सी पे काबिज होने के बाद में किसी के हाथ में वैसे ही देने का जैसे कि है, तो उसका मतलब इसका हौसला उसका कमजोर था। जी। जो भी था कि उसके तुरंत में इन्होंने जैसे कि सीएम आवास को छोड़ा, हाँ। जबकि उस वक्त चीजें इनके कंट्रोल में थी। हाँ। और विधानसभा के अंदर देखे थे कि जैसे विधानसभा से अब जब पार्टी ने व्हिप जारी किया उनको, सभी लोगों को, कि बेटे कि आप लोगों ने इसमें मीटिंग में आना है, तो मीटिंग वो उन्होंने अपने तरीके से उस फैसले को नहीं माना। ठीक है। तो इसका मतलब कमजोरी इनकी साबित हुई
करके उनको अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया। हाँ दूसरा उसका में एकनाथ शिंदे जो गुट है वो अपना अलग होकर के और अलग कैंप करके बैठा रहा। जी तो वो अपने तरीके से उन्होंने अपने तरीके से बोला, ठीक है ज्यादातर जो एमएलए और एमपी जो थे तो वो हाँ एकनाथ शिंदे के साथ में थे। हाँ तो मतलब अगर देखा जाए तो एक तरह से उस टाइम मजबूत एकनाथ शिंदे थे। हाँ अब उन्होंने होपलेस होकर के जैसे करके लगता था कि अगर गलत मामला है तो फिर वो है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में तरीके से उसका अगर एक तरफ गए थे जी तो जाकर के उसका इंतजार करते, हाँ जुडिशरी में विश्वास रखते और हाँ इंतजार करते। लेकिन फ्लोर टेस्ट पे जाने का जैसे फिर बाद में इन्होंने कि अगले स्तर पे एकनाथ शिंदे और जो इनके सहयोगी हैं इन लोगों जी ने गवर्नर साहब को अप्रोच किया हाँ कि भी इस तरीके से ये अल्पमत में सरकार है शिवसेना की, जी और जो जो पहले शिवसेना थी एकनाथ शिंदे से पहले जी की, जी तो वो एक अल्पमत में है, तो इसलिए हमें जो है शपथ दिला करके और मुख्यमंत्री बनाया जाए। ठीक और है हमारे पास पूरा पूरा भाजपा का सहयोग है हाँ और उसे करके हम लोग नंबर टेस्ट में पास कर जाएंगे। हाँ तो उसको नंबर गेम को देकर क्योंकि नंबर और संभावना के सब फेल होता रहते, जी जी तो उसके में जो गवर्नर साहब थे कोश्यारी जी, उन्होंने जी इनको बुला करके और शपथ करवाई और एक सरकार फुल बन गई। हाँ और इधर होपलेस हो गए, मेरे ख्याल उससे पहले ही उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी इस्तीफा अगर नहीं देते तो शायद उनके पक्ष में इस वक्त कुछ न कुछ चीजें हो सकती थी, हाँ लेकिन अब पहले से हथियार डाल दिए तो उसके लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि कहा कि पहले से हथियार डाल दिया, फडणवीस भी यही कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से डर करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब ये जो बात आ रही है कि क्योंकि पहले ये जो जब से लड़ाई शुरू हुई है, अब दो शिवसेना की हम जो बात कर रहे थे, शिंदे ने अपना वहाँ बहुमत स्थापित किया और अपने आप को सिद्ध किया कि मेरे पास शिवसेना है, मेरे साथ शिवसेना है। और भारतीय जनता पार्टी का जो आपने बताया कि नंबर ऑफ गेम्स जो था, नंबर का गेम था, नंबर के गणित में उन्होंने अपनी विजय श्री हासिल की है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि शिंदे की जीत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपने कहा कि होपलेस होकर के इस्तीफा दे दिया था, इसके बाद में यदि हम बात करें कि अब महाराष्ट्र में चुनावी समीकरण क्या बन सकते हैं, क्योंकि जब भी चुनाव होंगे, पहली चीज कि वहां सियासी समीकरण क्या बनेंगे, और इसके बाद में अब उद्धव ठाकरे की स्थिति क्या हो सकती है। उधर जो ठाकरे हैं उनकी सूरजी स्थिति इस वक्त जो है वो मतलब बीच मझधार वाली स्थिति होगी, क्योंकि जी इनको लग रहा था जी कि शायद दोबारा जो है कुछ ना कुछ रिस्पाइट इनको मिल जाए और सुप्रीम कोर्ट से इनके पक्ष में ही चीजें आ जाए। जी लेकिन पक्ष में आने के लिए चीजें देखिए कुछ बची नहीं, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब पहले आपने हथियार डाल दिए हाँ तो डालने का तो हमारे पास कुछ करने के लिए बचता ही नहीं। जैसे मुद्दई जो है वो अगर वही अपने तरीके से, अगर उसके पास कुछ अगर हथियार ही उस तरीके से नहीं है तो कहाँ से लड़ाई लड़ेंगे और कहाँ से आगे की कार्रवाई जो है की जाए। जी तो इनके पक्ष की चीजें पहले से सबके सब निरस्त की जा चुकी हैं, जी हो चुकी हैं। दूसरी बात रही जैसे जनता की, तो जनता देखिए, जनता फिर अपने आप समय पे क्या लेती है वो देखिए, अब जनता जाने। हाँ क्योंकि अपने तरीके से वो बोले कि आकलन करेंगे कि पहले की सरकार थी उसने क्या ठीक किया, जी आज की सरकार थी उसने क्या ठीक किया। तो जैसे हिंदुत्व के मुद्दे पे जैसे पहले ये लोग आए थे, जी हाँ बाद में जैसे कांग्रेस से हाथ मिलाया हाँ तो वो भी काफी एक तरह से नेगेटिव था, और जी एकनाथ शिंदे इसी पक्ष को लेकर के ही आगे कर रहे थे कि भाई हम लोग एक तरह से सेकुलर जो सेकुलर राग अलापते थे हाँ कांग्रेस वाले, और उन्हीं को हम लोग रोज जो है अपना आपस में भिड़ंत तो टकराव की स्थिति होती, तो उन्हीं को साथ में लेकर के अगर चलने का काम करें, जी और जिसको लोग एनडीए बनाई, महाविकास अघाड़ी बनाई, हाँ तो वो अपने आप में एक तरह से जनता के नेगेटिव मैसेज आ रहा था। और उनको ये लग रहा था कि एकनाथ शिंदे एंड पार्टी को कि भाई हम लोग जब जनता के बीच आते हैं तो जनता जो है उनके बीच से नेगेटिव एक मैसेज आता है, बिल्कुल और जनता इनको कोसती है या कहीं ना कहीं कोई भला बुरा बोलती है, तो उसको फेस करना इनको मुश्किल पड़ रहा था। जी तो इन्होंने अपना मत बताया ऐसे, बिल्कुल तो उस वजह से करके आगे चलना इनके लिए मुश्किल होता है। उसी को लेकर के इन्होंने यहाँ से शिवसेना को छोड़ के और अलग अपना गुट बनाया। जी बिल्कुल सही सही कहा आपने कि ये स्थितियां वहाँ तत्कालीन स्थितियां जो थी उस कारण से ये वर्तमान समीकरण उन तत्कालीन की स्थितियों का परिणाम है। तमाम विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए थे दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक। और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि अब उद्धव ठाकरे की स्थिति क्या होगी, ये अभी अधर में है। और यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हालांकि इसे शिंदे की जीत नहीं बताई जा रही, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो उल्लेख किया है कि यदि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो सरकार बहाली हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट सरकार बहाल नहीं करवा सकती है। अब देखना है कि इसके बाद में वहां सियासी समीकरण कैसे बनते और बिगड़ते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर विधानसभा जाने से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि ईडी को जो हम भाजपा का एजेंट समझते थे वह बिल्कुल सही है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए वह मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में टिक नहीं पा रही है, इसलिए ईडी का मुख्य उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना। अभी तक के हम लोगों की तरफ से ईडी को भाजपा के एजेंट के रूप में काम करना हम लोगों ने बताया था, वो सही साबित हो रहा है। जिस प्रकार से झूठे केस बनाकर लोगों को डरा धमकाकर और कथित आबकारी घोटाले में अब
वो मेरा नाम भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य यही है कि सरकार को बदनाम करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ टिक नहीं पा रही है, तो ईडी को अपने एक अधीनस्थ संगठन की तरह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये जो षड्यंत्र है, अब ये प्रमाणित हो गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी और ईडी का षड्यंत्र है। दूसरी बात यह है कि लगातार ईडी मीडिया ट्रायल के तहत प्रेस विज्ञप्ति वगैरह जारी कर रही है, और उसमें ये भी कहा गया है कि जो डिस्टिलर है वो सब एक्साइज ड्यूटी पटाए बिना शराब के विक्रय कर रहा है। अब सवाल उठता ये है कि यदि डिस्टिलर बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए यदि शराब बेच रहे हैं तो वो अपराधी बनेंगे कि गवाह बनेंगे? और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी पर फिर निशाना साधा है, केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि पहले जो हम कहा करते थे कि ईडी केंद्र सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करे, बिल्कुल सही, और अब मेरा भी नाम फंसाया जा रहा है, मेरा नाम भी लिया जा रहा है। क्या वास्तव में ईडी को जिस तरह से ईडी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, संवैधानिक संस्था पर इस तरह के जो आरोप लगाए जाते हैं वो कितने सही होते हैं? जो छत्तीसगढ़ में जो कथित शराब घोटाला चल रहा है, आबकारी घोटाला चल रहा है, उसको लेकर के अभी तक गिरफ्तारियां भी हुई हैं और ईडी अपनी जांच में लगी हुई है। जिनको गिरफ्तार किया उनको रिमांड पर लिया, पूछताछ जारी है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बनी हुई छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर जी। संजय शेखर जी, ये जो कथित आबकारी घोटाला है, इस घोटाले को लेकर के बहुत सारी बयान सामने आ रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने आ रही है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ईडी मुझे फंसाने की साजिश कर रही है, मेरा नाम भी उसमें फंसाया जा रहा है। इसमें किस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम सामने आ रहा है, और वो जो बात उन्होंने कही कि संवैधानिक संस्था पर उन्होंने जो आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है ईडी? देखिए, अभी तक की ईडी ने स्पष्ट रूप से कहीं भी सीएम भूपेश बघेल का नाम तो नहीं लिया है। चाहे जितने भी विज्ञप्ति जारी हुई हो, चाहे ईडी ने जो भी स्टेटमेंट जारी किया है सोशल मीडिया में या बाहर, उसमें कहीं भी भूपेश बघेल का नाम स्पष्ट रूप से नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल मास्टर लिखा हुआ है। पॉलिटिकल मास्टर उसमें लिखा ये हुआ है कि जो भी पैसा इससे कमाई होती थी अवैध रूप से, वो पॉलिटिकल मास्टर तक पहुंचता था। तो अब ये पॉलिटिकल मास्टर कौन है, इसकी पड़ताल की जा रही है। और इसकी पड़ताल में जो है ये बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि ये पॉलिटिकल मास्टर का इशारा जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ है। और इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री का बयान आया है कि जो भी डिस्टिलरी के मालिक है उनके द्वारा अगर कोई नाम लिया जा रहा है, उनके संदर्भ में कोई बात की जा रही है, तो उसको अपराधी बनाया जाए, न कि उनको गवाह बनाया जाए। क्योंकि ईडी शायद उनको गवाह बना रही है और गवाह के माध्यम से ये चीजें एस्टैब्लिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के आज के बयान से ये बात तो स्पष्ट हो रही है कि चीजें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री निवास तक और मुख्यमंत्री के आसपास पहुंच रही है। ठीक है, आपने सही कहा कि ये चीजें, ये जो रास्ता तय किया जा रहा है, ये उनके इर्द गिर्द जाकर के खत्म हो सकता है, जो बातें सामने आ रही हैं। यहाँ एक बात उन्होंने और कही कि डिस्टिलर और ईडी के बीच में साठगांठ है। जैसा कि आपने भी कहा कि उसको आरोपी बनाया चाहिए, ना कि बनाया जाना चाहिए, ना कि गवाह बनाया जाना चाहिए। ईडी की अपनी एक कार्यप्रणाली होती है, और हम साधारण केस में भी देखते हैं कि यदि पुलिस भी किसी मामले की जांच पड़ताल करती है तो उसमें यदि कोई आरोपी का साथी है तो उसको सरकारी गवाह बना लिया जाता है, जिसकी सजा में उसको किफ़ायत दे दी जाती है, सरकारी गवाह बन जाता है, और सारी चीज़ें उसके माध्यम से उस जांच में उस विवेचना में सामने आ जाती हैं। तो ये जो बात है कि उन्होंने जो निशाना साधा है कि ईडी और डिस्टिलर की साठगांठ है। देखिए, ईडी और डिस्टिलरी के क्यों साठगांठ रहेगी? देखिए, ईडी और डिस्टिलरी की अगर साठगांठ होती तो ये पूरा मामला तो सामने आता नहीं। देखिए, पहले जो डिस्टिलरी के जो संचालक है उन पर तो भी इनका शिकंजा कसा, और जितने भी आरोपी बनाए जाते हैं उन सबके पास ऑप्शन होता है। दरअसल जांच में सहयोग करने का अर्थ ही यही होता है कि आप जो है सारी चीजें सच बता दीजिए। और उसमें बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं। जो बताते हैं वो शासकीय गवाह बन जाते हैं। बिल्कुल। तो सामान्यतः
जो व्यापारी लोग हैं जब वो देख रहे हैं कि उनका पूरा सब कुछ साम्राज्य खत्म हो जाएगा जी, तो उसमें से कई जो है वो सरकारी गवाह बन करके सारी स्थितियां सामने रख रहे हैं। ठीक है, अभी तक ईडी की कार्रवाई में कौन कौन से नाम सामने आए हैं, किसकी गिरफ्तारी हुई, जो कौन कौन अभी रिमांड पर है? देखिए, शराब घोटाले में तो सबसे बड़ा नाम जो है वो है अनवर ढेबर का जी। अनवर ढेबर ही जैसे कोयले घोटाले में किंग के रूप में लोग थे, उसी तरीके से शराब घोटाले में किंग के रूप में अनवर ढेबर का नाम सामने आया है। वही सब कुछ संचालित करता था। हाँ। तो उसके इर्द गिर्द के तमाम लोग और उसमें कई सारे जो डिस्टिलरी के मालिक हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं, जो शराब के सप्लाई करने वाले लोग हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं, हवाला के जरिए जो पैसा पहुंचाने वाले लोग थे वो भी गिरफ्तार हुए हैं। तो काफी गिरफ्तारी हुई है और बहुत जल्दी जो है मुझे लगता है कि इस मामले को में बहुत कुछ और भी सामने आना बाकी है। बिल्कुल, अभी और भी परतें इसकी खुलनी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए थे हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर जी। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि अभी परतें और भी खुलना बाकी हैं, लेकिन इन परतों में क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी? मुख्यमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है और ईडी पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करे, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए और भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व खो रही है, इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और कांग्रेस को टारगेट करने के लिए, निशाना करने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है। देखना है कि ईडी की जांच में और कौन कौन से नाम सामने आते हैं, कौन कौन सी परतें खुलती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर के लिए, जहां राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अजमेर से जन संघर्ष यात्रा शुरू की है। 5 दिन चलने वाली यात्रा जयपुर में संपन्न होगी। इससे पहले सचिन पायलट ने कहा कि वसुंधरा राजे के दौर में जब भी वह भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे कई मामले सामने आए हैं, इनकी बात करते हैं तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। सचिन पायलट ने तंज कसते हुए कहा कि राजनीति आग का दरिया है और तैर कर पार करना है। यात्रा शुरू होने से पहले सचिन पायलट ने आम सभा को संबोधित किया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर जमकर निशाना साधा और उनको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। सचिन पायलट ने कहा कि जब 2 दिन पहले उन्होंने जयपुर में इस यात्रा का ऐलान किया तो कई लोगों ने उन्हें अलग अलग राय दी। लोगों ने कहा कि मई जून का महीना है, भीषण गर्मी है, 100 किलोमीटर तक का पैदल सफर करना है, इसे टाल दो। तब उन्हें जवाब दिया गया कि राजनीति आग का दरिया है और तैर कर पार जाना है। बता दें कि जन संघर्ष आशीर्वाद से राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान का इस पर अभी तक सीधे तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। और सही कहा कि ये 40% की सरकार है, कमीशन खोर सरकार है और उसी का कारण है जब कर्नाटक में मतदान हुआ, आज हमारी पार्टी को बहुमत मिल रहा है वहां पर, तो इसलिए मिल रहा है। हम भाजपा को इसलिए हरा पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उसको जनता ने स्वीकार किया। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस हम सब लोग जनता के बीच गए, अपनी बात को रखा और जनता ने आज मन बनाया कि भाजपा सरकार की विदाई तय करी कर्नाटक के अंदर। मैंने 3-3.5 साल तक इंतजार करने के बाद हमारी सरकार को, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने आवेदन किया उनको। मैंने कहा आपने और हमने मिलकर जो तमाम आरोप लगाए थे, अब लगभग 3.5 साल हो गए, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं 1.5 साल तक चिट्ठी लिखता रहा, मैंने कभी सार्वजनिक रूप से इस बात को नहीं कहा। चिट्ठी लिखी, दोबारा लिखी, याद दिलाया, आग्रह किया कि न दोबारा न। राजस्थान की सियासत में एक नया उबाल देखने मिल रहा है। हालांकि ये विवाद बहुत पुराना चल रहा है, लंबे अरसे से विवाद चलता आ रहा है। प्रधानमंत्री ने भी इस विवाद पर टिप्पणी की है कि जहां मुख्यमंत्री पर विधायकों को भरोसा नहीं है और विधायकों को मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है, ऐसी सरकार राजस्थान में चल रही है। और अब आज से भ्रष्टाचार की जांच को लेकर के जन संघर्ष यात्रा शुरू की है पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने। अशोक गहलोत पहले भी कह चुके हैं कि जिसे जो करना है, जिसके जो मन में आए वो करे। उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया है जांच को लेकर के। सचिन पायलट पहले ही एक बार बयान दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं है, वसुंधरा राजे हैं।
इस तरह के बयान एक दूसरे पर कटाक्ष और आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। सरकार में जिस तरह से जो समीकरण चल रहे हैं उसको लेकर के क्या है और इस यात्रा के बाद क्या वास्तव में जांच होगी और क्या प्रभाव पड़ेगा, सचिन पायलट की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार की जांच के लिए किया जा रहा है। हम जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता विष्णु प्रसाद। जो चीज़ सामने देखी जा रही है कि सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा शुरू की है, उनकी मांग है भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। इस बात को लेकर के उपवास कर चुके हैं, वह अनशन पर बैठ चुके हैं, मुख्यमंत्री को कई बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन जांच नहीं हो रही है। और जांच जब तक नहीं होगी, क्या तब तक इस तरह से सचिन पायलट के ये जो क्रियाकलाप हैं ये निरंतर जारी रहेंगे और क्यों जारी रहेंगे? पिछले 4 साल से सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच में कोल्ड वॉर चलता ही रहा। महीने भर से ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। सबसे ज्यादा क्या राजाखेड़ा के अंदर जो गहलोत साहब ने 10 करोड़ का आरोप लगाए, पायलट समर्थक विधायकों पे जो आरोप लगाए, उससे ये लड़ाई और ज्यादा तेज हो गई इन दोनों। और इसी को लेकर पायलट जनसंघर्ष यात्रा निकाली है जो 5 दिन की है। संघर्ष यात्रा के बाद ही पता चलेगा कि पायलट का क्या फायदा होता है और गहलोत साहब को क्या नुकसान होगा। एक बात जरूर सामने आ रही है, जिस तरह से देखा सियासी समीकरण जो बन रहे हैं, सियासी समीकरण में यदि, क्योंकि अब ये विवाद लंबे समय से चलता आ रहा है, अब जाकर के वो लड़ाई सड़क पर उतर आई है, तो आपको लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो स्थिति बनेगी, ठीक है वो तो अपनी जगह कि सरकार को कितना नुकसान होता है, कितना और सचिन पायलट को कितना फायदा होता है, लेकिन यदि ये चीजें चुनाव तक नहीं होती हैं जो वो मांग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सचिन पायलट अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ सकते हैं? जी, ऐसा नहीं लगता। अगर सचिन पायलट पार्टी बनानी होती तो अब तक कब की वो बना चुके थे। वो कांग्रेस में रहकर इसी तरह प्रहार करते रहे और गहलोत इससे काफी, मुख्यमंत्री गहलोत काफी कमजोर भी साबित होंगे। और दूसरा, सचिन पायलट जो दिखाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री सिंधिया का रिश्ता, वो साबित करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके गहलोत ने अपने राजाखेड़ा में बोल के और ठीक, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उन्होंने हालांकि कह भी दिया है कि भाई वो उनकी नेता सोनिया गांधी ने, उनकी नेता वसुंधरा हैं, और कल भी मुख्यमंत्री ने राजस्थान में इस बात को निशाना साधा है कि इस राज्य में जहां देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पर विधायकों का भरोसा नहीं है और मुख्यमंत्री को विधायकों पर भरोसा नहीं है, तो अब ये जो स्थिति बन रही है, इससे जनता के बीच में क्या संदेश जा रहा है? सचिन पायलट की छवि क्या बन रही है? सचिन पायलट की छवि तो जो कि जनता, कांग्रेस का मैसेज सही नहीं जा रहा है। कांग्रेस के जो पदाधिकारी जब जनता के बीच में जाएंगे तो एकदम साफ भ्रष्टाचार, इन पे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप जनता में मैसेज इसका सही नहीं जा रहा। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने थे हमारे संवाददाता विष्णु प्रसाद। जिस तरह से अब राजस्थान के सियासी समीकरण सामने आ रहे हैं, उन सियासी समीकरणों में सत्ताधारी दल कांग्रेस में ही एक मत नजर नहीं आ रहा है। बात जो सामने आ रही, सचिन पायलट मुखर हो गए हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रही थी वो अब सड़क पर उतर आई है, वो लड़ाई सड़क पर सामने आ गई है। जनता भी इस बात को लेकर के असमंजस में है कि ठीक है, यदि सचिन पायलट पहले उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो किसी चीज़ की मांग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की जाँच की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को वो जाँच करने में परेशानी कहाँ हो रही है? भ्रष्टाचार हुआ होगा तो तथ्य सामने आएंगे, नहीं हुआ होगा तो तथ्य सामने आ जाएंगे। ये बात यदि ऐसी आती, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे ने सरकार बचाई थी। ये जो इस तरह की चीजें चल रही हैं, हालांकि इसी वर्ष चुनाव होना है, अब चुनाव में इन चीजों का क्या असर पड़ेगा? सचिन पायलट की छवि, हालांकि जो पहले भी कहा कि क्योंकि अभी तक केंद्रीय नेतृत्व जो है, हाईकमान की ओर से इस विषय पर कोई बयान सामने नहीं आया है कि सचिन पायलट सही कर रहे हैं, सचिन पायलट गलत कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री सही कर रहे हैं, मुख्यमंत्री गलत कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, अभी तक केंद्र की नेतृत्व के लिए हम बात करें कि उनका जो हाईकमान है उसकी चुप्पी भी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। देखना है कि 5 दिन की इस यात्रा के बाद में क्या जाँच होगी या नहीं होगी, ये देखना लाजमी होगा। 4 बड़ी खबर में इतना ही। बन रही है न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।